नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में बात करेंगे बायोक्रिस्ट इंडस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मेरी कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक में आपको बाय और सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊँगी। तो स्टॉक के टेक्निकल्स की बात करें तो चार्ट पे देखिए तो स्टॉक ने मल्टीवेगर रिटर्न्स दिए हुए, उसके बाद से स्टॉक डाउन किया हुआ है। देन कोविड के बाद यहाँ पे काफ़ी स्टॉक ने कंसंट्रेट किया हुआ है। देन स्टॉक ने ब्रेकआउट देने की ट्राई किया बट कोविड की वजह से स्टॉक नीचे आया 2020 में। देन जो यहाँ पे रेंज बनाया हुआ था उसका स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया हुआ है और उसके बाद से स्टॉक काफ़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है। करंटली अगर आप स्टॉक को देखो तो स्टॉक एक ट्रेंड लाइन बना के उसका सपोर्ट ले रहा है और लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट स्टॉक ने 3 बार ले चुका है और अब ये 4th टाइम लेने जा रहा है। डेली चार्ट में अगर स्टॉक को देखें तो देखिए कल जो है पूरा मार्केट ही डाउन था बट स्टिल कल स्टॉक बुलिश था और आज भी मार्केट डाउन है। अगर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊं तो देखो निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा डाउन है, इसलिए जो स्टॉक भी डाउन है। तो अभी जो स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है और स्टॉक में वॉल्यूम की बात करें तो सेलिंग साइड वॉल्यूम कम है और बाइंग साइड वॉल्यूम ज़्यादा है। तो स्टॉक अगर यहाँ पे जो रेंज है इस रेंज के ऊपर निकलेगा और एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल के साथ स्टॉक ब्रेकआउट दे तो स्टॉक ऊपर की तरफ साइड मोमेंटम दे सकता है। और जो स्टॉक का टारगेट रहेगा तो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है और यहाँ तक का 2700 तक का स्टॉक टारगेट दे सकता है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो मिड कैप कंपनी है, 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 36 का है और जो इंडस्ट्री पी है वो 25 का है। तो पी रेशियो हाई है कंपनी का। आर ओ सी 13.8 का है, आर ओ सी अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.3 है, तो डेप्ट कम है कंपनी काफ़ी, और बुक वैल्यू 5.5 की है। तो बुक वैल्यू और पी रेशियो कंपनी का हाई है, तो कंपनी का जो वैल्यूशन है वो थोड़ा हाई है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी टायर्स बनाती है बट टायर्स तो MRF एपोलो टायर्स ये भी बनाते हैं, बट जो ये कंपनी है इनकी मोनोपोली है इस सेक्टर में। जो बाकी कंपनी से जैसे JK टायर्स, एपोलो टायर्स, MRF ये सब जो है व्हीकल्स जो है जो साइकिल, बाइक, कार इन सब के टायर्स बनाते हैं। और जो बायोक्रिस्ट इंडस्ट्रीज है ये अकेली ऐसी कंपनी है जो जो हैवी इक्विपमेंट्स है जैसे JCB है, एग्रीकल्चर में और कंस्ट्रक्शन वर्क इनके जो टायर्स है वो बनाते हैं। तो कंपनी के जो रेवेन्यू की बात करें 46% रेवेन्यू कंपनी का यूरोप से आता है और इंडिया से 22% और अमेरिका से 20% और अदर कंट्रीज से 12% का रेवेन्यू। तो जो हाईएस्ट रेवेन्यू है वो यूरोप और इंडिया से, और उसमें भी यूरोप से 46%, यानी ऑलमोस्ट हाफ रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आ रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 63% रेवेन्यू आता है और अदर सेक्टर से 37%। जो अदर सेक्टर्स में जो कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री सेक्टर के जो इक्विपमेंट्स है उनमें ये कंपनी का 37% रेवेन्यू है। एग्रीकल्चर में तो इंडिया में भी जैसे जैसे फार्मर्स फार्मिंग के लिए जो पुराने टेक्निक्स को छोड़ के और मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा फार्मिंग का, तो इंडिया में जो इस कंपनी का स्कोप है वो काफ़ी अच्छा स्कोप है। पी रेशियो की बात करें तो मिडिल पी 29 का रहता है और करंट पी 36 का है। तो पी रेशियो हाई है, वैल्यूशन कंपनी की हाई है। कंपनी अपने अर्निंग्स के साथ मैच करे अपने स्टॉक प्राइस को तो जो वैल्यूशन है वो ठीक हो सकती है। पीयर्स की बात करें तो जो पीयर्स है तो कंपनी का जो OPM है वो हाईएस्ट है अपने सारे पीयर्स में। और ROCE देखें तो ROCE गुडियर इंडिया का हाईएस्ट है 25%, और जो बायोक्रिस्ट इंडस्ट्रीज का है वो 13% है। तो ROCE में जो सेकंड नंबर पे कंपनी और OPM में फर्स्ट नंबर पे अपने कॉम्पिटिटर्स हैं। बट स्टिल जो गुडियर इंडिया है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, 2,700 करोड़ का मार्केट कैप है इनका। बायोक्रिस्ट इंडस्ट्रीज मिड कैप कंपनी है, 44,000। तो मिड कैप कंपनी को स्मॉल कैप कंपनी के साथ कंपेयर करना फेयर नहीं होगा, बिकॉज अगर कॉम्पिटिशन की बात करें तो ऑफकोर्स मिड कैप कंपनी जो है वो स्मॉल कैप कंपनी को इजीली हटा सकती है। तो ROCE और OPM में भी जो कंपनी है वो अपने कॉम्पिटिटर से काफ़ी आगे है। क्वार्टरली बेसिस पे सेल्स की बात करें तो सितंबर 2022 में सेल्स आई थी, उसके बाद सेल्स घटी।
देन सेल अगेन जो बढ़ी है, और करेंटली जो सेल्स है 2774 करोड़ की है। तो क्वार्टरली वाइज देखें तो सेल्स बढ़ी है और ईयरली वाइज भी सेल्स बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ईयरली वाइज और क्वार्टरली वाइज दोनों तरीके से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ है। ओपीएम कंपनी का 12% कम हुआ था पहले से, और उसके बाद से कंपनी ने ओपीएम बढ़ाया हुआ है, और पिछले 2 क्वार्टर से 24% का ओपीएम है। अदर इनकम कंपनी की आ रही है रेगुलर। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर से बढ़ा हुआ है, पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट घटा हुआ है, और जो ईयरली वाइज देखें तो नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ईपीएस जो है 17 ईपीएस घटा हुआ है पिछले क्वार्टर से। ऑपरेटिंग जो ईयरली बेसिस पे देखते हैं तो ईयरली बेसिस पे देखें तो पिछले साल सेल्स हाईएस्ट थी 9700 करोड़ की, जो कि इस साल घटी हुई है 9000 करोड़ की। और जो पिछले साल एक्सपेंसेस से बढ़े हुए थे कंपनी के, जो इस बार कंपनी ने कंट्रोल किए हुए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा हुआ था कंपनी का, जो मार्जिन 24% से 18% हो गया था, बट इस साल कंपनी ने 23% किया हुआ है, और इसीलिए 2022 में कंपनी की नेट प्रॉफिट हाईएस्ट थी 1435 करोड़ की, जो कि घट के 1057 करोड़ रह गई। और इस साल कंपनी ने दोबारा से 1245 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 74 से घट के 54 हो गया था, और अब 64 हो गया। तो कंपनी के जो मार्जिन है वो श्रिंक होने का रीज़न क्या है? तो तो यूरोप की इन्फ्लेशन देखें तो वो हाईएस्ट थी 2022 में अक्टूबर में, और 5 साल के आप प्रीवियस डाटा को देखो तो 5 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन थी 2022 में 10% की, जो कि अब घट के अब कंट्रोल में है, और अब जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.6% की है। तो जो 2022 में इतनी हाई इन्फ्लेशन थी, और कंपनी का आपको पता है 46% रेवेन्यू यूरोप से आ रहा है, इस वजह से कंपनी के मार्जिन डाउन हुए थे। और जैसे अब कंपनी ने अपना रेवेन्यू और मार्जिन को ठीक किया हुआ है, तो कंपनी के जो और एक्सपेंसेस भी कंपनी ने कंट्रोल भी किए हुए, इसलिए जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। और मार्जिन ठीक हो गए तो जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा नेट प्रॉफिट ही बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर की डिमांड भी इंडिया में जैसे जैसे बढ़ेगी तो इस कंपनी को भी काफ़ी बेनिफिट होगा, इस कंपनी को भी काफ़ी ऑर्डर्स मिलेंगे, सेल्स बढ़ेगी। और जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए थे और इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ था यूरोप में, इन सब चीज़ों की वजह से कंपनी के मार्जिन इतने कम हो गए थे 18%। और बट स्टिल मोनोपोली स्टॉक है, तो मोनोपोली स्टॉक्स के पास बेनिफिट रहता है कि वो प्राइसिंग को अपने हिसाब से काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसलिए जो है कंपनी ने अपना ओपीएम अगेन कंट्रोल भी कर लिया है। तो जैसे ही रेवेन्यू बढ़ेगा नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और वो 1400 करोड़ के पास ईजिली जल्दी आ जाएगा। डिविडेंड की बात करें तो 28% डिविडेंड, 38%, 29%, लगभग 30% के आसपास कंपनी डिविडेंड देती है। की बात करें तो रिजर्व कंपनी के लगातार बढ़ रहे 8100 करोड़ के रिजर्व से, और बोरिंग्स बढ़ी हुई थी 3347 करोड़ की, जो कि अब घट के 2916 करोड़ हो गई है। तो रिजर्व बढ़ रहे हैं और बोरिंग्स कंपनी कंट्रोल भी कर रही है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट 0.4 का डेप्ट इक्विटी रेशियो है। तो डेप्ट भी कम है कंपनी पे, और डेप्ट घटा भी रही है, और रिजर्व बढ़ रहे हैं। एंड फिक्स एसेट्स भी कंपनी के जो है लगातार बढ़ रहे हैं। जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो कैपेक्स भी कर रही है कंपनी, वो भी लगातार कर रही है। तो जो कैपेक्स कर रही है इससे भी कंपनी के जो सेल्स है उनके नंबर्स पे आगे ग्रोथ दिखेगी। एंड इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी लगातार कर रही है, जिससे इनकी जो है अदर इनकम आ रही है। रेशियोज़ की बात करें तो रेशियो 20% के आसपास का रहता है, इस साल 14% का है। तो जैसे सेल्स बढ़ेगी और ओपीएम कंट्रोल में रहेगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो आरओसी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगा। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स कंसिस्टेंट है 58.3%। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया हुआ है, और करंट स्टेक 12.69 का है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी स्टेक बढ़ाया हुआ है, और करंट स्टेक 21.3% का है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस है, ये पहले पब्लिक में काउंट होते थे, बट नाउ डीआईएस में काउंट होते हैं। तो इनके घटने के बाद से पब्लिक का स्टेक 16% से 9.8% का है, जिसमें से भी जो पब्लिक है वो लगातार स्टॉक से निकल रही है, और करंटली पब्लिक 7.5% की है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है। तो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ और शेयर होल्डिंग पैटर्न और जो बाकी चीज़ें उनको देखते हुए कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी साबित हो सकती है। पर स्टिल मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक पे। आपको बायो सेल करने से पहले आप अपना एनालिसिस खुद करिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए थी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।